जय हिंद बच्चों आज हम अपने फिजिक्स 11th क्लास का लेसन 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मात्रक एवं मापन अध्याय 2। इस लेसन के अंदर हम भौतिक राशियों को पढ़ेंगे कि क्या होती हैं भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनके मापन की क्या आवश्यकता है। इसके बारे में हम यहाँ पर लेसन में रीडिंग करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, घटनाओं का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, सूर्य का के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, और इस तरह से पृथ्वी के ऊपर कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो उसे छोड़े तो पृथ्वी सतह की तरफ आती है। और इसी तरह से हम देखें तो हमें कलर दिखाई देते हैं, अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। और इसी तरह से हम देखें तो चीज़ें को गर्म, बहुत सी चीज़ें गर्म होती हैं, कुछ ऊष्मा का प्रसार होता है, इस तरह से विद्युत धारा बहती है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को समझने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किए। ठीक है, उन्होंने कुछ नियम बनाए। अब नियम बनाने के लिए उनको कुछ राशियों की ज़रूरत पड़ी, और वो राशियाँ जो इन नियमों को बनाती हैं, जिनके बीच संबंध स्थापित करके इन नियमों को समझा जाता है, वो राशियाँ जो होती हैं उनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। तो अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हम कहते हैं कि वे राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सकता है तथा प्रकृति के नियमों को समझाने के लिए इनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो राशियाँ जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, उनको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, और वो राशियाँ जो होती हैं वो भौतिकी के नियमों को समझाने के लिए उपयोग में ली जाती है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी लंबाई नापते हैं, सड़क की लंबाई नापते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं सड़क की लंबाई नापूंगा कि भाई मुझे इतनी दूरी तय करने के लिए क्या करना है, क्या ये दूरी कितनी है, तो वो लंबाई में आता है। तो हम सड़क नापते हैं तो एक्चुअल में सड़क की लंबाई नापते हैं। इसी तरह से हम दुकान पर जाते हैं, दुकान से कोई सामान परचेज़ करते हैं। जैसे हमने चीनी परचेज़ की, हमने कहा हमने 1 किलो 2 किलो 5 किलो चीनी ली, तो हम वो चीनी का द्रव्यमान नापते हैं। इसी तरह से हम अपना भी द्रव्यमान कहते हैं कि मेरा द्रव्यमान जो है वो 50 kg है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान हो गया। तो जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि है। इसी तरह से समय नापते हैं हम स्कूल जाते हैं, सुबह इतने बज के इतने मिनट पे हम स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल में एक पीरियड इतनी देर का होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम समय को नापते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम वेग नापते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी व्हीकल चल रहा है तो हम उसकी स्पीड मेज़र करते हैं कि क्या स्पीड से चल रहा है, तो वो भी एक भौतिक राशि है। इसी तरह से त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर क्या हो रही है, वो भी एक भौतिक राशि है। इसी तरह से बल, हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो हम बल को मेज़र करते हैं। इसी तरह से हम ऊर्जा को भी मेज़र कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो कितनी है। ठीक है, तो इसी तरह से शक्ति को भी मेज़र करते हैं। हम देखते हैं ना कि जो मोटर होती हैं उनमें लिखा होता है ये इतने हॉर्स पावर की है, ये इतने वॉट की है, तो वो शक्ति को व्यक्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि हम बहुत सारी भौतिक राशियों को नापते या तोलते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो इस तरह की असंख्य भौतिक राशियाँ हैं जो हम आगे अभी लेसन में पढ़ने वाले हैं। अब देखें तो हम कोई भी भौतिक राशि नाप रहे हैं, जैसे हम लंबाई नाप रहे हैं, तो अब इस लंबाई को हम कैसे नापें। मान लीजिए मैं आपको आयतन का उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और आपको ये मेजर करना है कि इस पानी का आयतन कितना है। तो आप एक गिलास लो और उस गिलास को पूरा पूरा पानी से भर के और उसे बाहर निकालते जाओ। आपने देखा कि बाल्टी में 10 गिलास पानी है। तो अब यहाँ पर आप देखो, आपने बाल्टी में जो पानी भरा हुआ था उसका आयतन नाप लिया। क्या बोला आपने कि इसमें 10 गिलास पानी है। तो यहाँ पर एक शब्द तो आया 10 और दूसरा आया गिलास। तो ये जो 10 गिलास आपने मेज़र किया, ये भौतिक राशि को नापने का तरीका है। आपने आयतन को नाप लिया इस तरीके से। अब वो जो गिलास है वो तो आपके घर में अलग साइज़ का होगा, किसी दूसरे घर में अलग साइज़ का होगा। तो ये जो मेज़रमेंट है ये एक जैसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि गिलास के साइज़ सबके घर में अलग अलग होंगे। तो अब इस समस्या का समाधान के लिए क्या करें,
इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, वो जो गिलास है उसका जो आयतन है उसको एक निश्चित मान लेते हैं, उसको आइडियल मान लेते हैं, और पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में वो जो आयतन होगा सब कंट्रीज़ में एक जैसा होगा। ठीक है, तो वो जो निश्चित मात्रा है उस पदार्थ की, उस भौतिक राशि की जो वो निश्चित मात्रा है, उस निश्चित मात्रा को हमने एक नाम दे दिया। जैसे हमने यहाँ एक गिलास बोला, इसी तरह से अगर हम आयतन की बात करें तो हम उसको 1 लीटर बोल सकते हैं। अब 1 लीटर आयतन जो है वो पूरे संसार में एक समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आयतन भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को एक नाम दे दिया 1 लीटर। और अब हम क्या करते हैं, उस 1 लीटर जो लीटर हमने नाम दिया आयतन नापने वाला, उसको हम बोलते हैं उसका मात्रक। तो मात्रक क्या चीज़ होती है कि कोई भी भौतिक राशि है, किसी भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को, जैसे हमने यहाँ एक गिलास निश्चित मात्रा ले ली, को मानक मानकर, यानी उसे आइडियल मान लिया। ठीक है, पूरे संसार में सब ने उसको मान लिया कि एक गिलास सेम साइज का, मानक मानकर इसे एक नाम दे दिया जाता है, उसे एक उसकी नेमिंग कर देते हैं हम। ठीक है, जिसे भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भौतिक राशि का मात्रक हो जाता है। तो मात्रक क्या है, जिस भौतिक राशि को नाप रहे हो उसी की एक निश्चित मात्रा को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और अब हम देखेंगे कि ये जो निश्चित मात्रा है वो उसमें कितनी बार आ रही है। तो इस तरह से हम उस भौतिक राशि को मेजर कर लेते हैं। जैसे लंबाई की बात करें तो हम दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए हमने थॉन में से कपड़ा लिया, तो सूट बनाने के लिए कपड़ा लिया, तो उसके पास एक लंबा सा स्केल होता है स्टील का, है ना। वो लंबाई जो है, वो निश्चित लंबाई जो है वो 1 मीटर है। अब वो पूरे संसार में 1 मीटर उतना ही लंबा होगा। अगर आप इंडिया में हो या आप यूएसए में हो या आप कनाडा में हो, मतलब आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे आप जापान में हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, वो 1 मीटर लंबाई उतनी ही होगी। तो आपको कितना कपड़ा चाहिए, जितना कपड़ा चाहिए, 4 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, तो आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, आपकी 5 मीटर जो लेंथ होगी वो सेम होगी। तो वो 1 मीटर जो लंबाई है, वो लंबाई की एक निश्चित मात्रा है। ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, मात्रक हो गई। तो इस तरह से लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, इसी तरह से एक निश्चित मात्रा सेंटीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, फुट भी होता है ना। इसी तरह से द्रव्यमान है, भौतिक राशि द्रव्यमान, उसकी एक निश्चित मात्रा किलोग्राम में भी होती है, ग्राम में भी होती है, पौंड में भी होती है, क्विंटल में भी होती है। ठीक है, वो किस तरह का पदार्थ हम ले रहे हैं उस तरीके से हम उसका मात्रक इस्तेमाल करते हैं। तो मात्रक का पता चल गया। मात्रक क्या है, जिस भौतिक राशि को हम नाप रहे हैं उसी की एक निश्चित मात्रा को हम नाम दे देते हैं, तो हम उस नाम को ही क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। लेकिन मात्रक जो होते हैं ना, वो इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो पूरे संसार में सबके लिए आइडियल हो, यानी मानक हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके घर से कोई चीज़ लेके आता हूँ और एक गिलास भर के ले आता हूँ और जब वापस देता हूँ तो मैं छोटा गिलास ले जाता हूँ कि देखो मैंने तो एक गिलास लिया था, आपसे एक गिलास रिटर्न करना हो, क्योंकि वो एक गिलास मानक नहीं है। सबके घर में गिलास का साइज अलग अलग हो सकता है, तो वो मानक नहीं है। तो मानक जो माने जाते हैं वो पूरे संसार में एक जैसे होते हैं, तो उसको हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है, तो समय क्या हो गया, अब समय को हम देखो, समय का एक निश्चित मात्रा घंटा भी होती है, एक निश्चित मात्रा मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है। तो 1 सेकंड जितना इंडिया में है उतना ही 1 सेकंड जो है वो दूसरी कंट्री में होगा। किसी भी रशिया में चले जाओ तो 1 सेकंड उतना ही होगा। इसी तरह से बल है, बल का न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है, पाउंडल भी होता है, अलग अलग मात्रक होते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर आता है मात्रकों की विशेषता कि हमने मात्रक जो माना है वो मात्रक जो है उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो ये एक तो परिभाषित होना चाहिए अच्छी तरह, इनको मतलब समझा सकें कि भाई ये देखो ये 1 मीटर है या ये 1 सेकंड है। ठीक है, या फिर ये जो भी है, ये एक सेकंड है, ये 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, ये 1 न्यूटन है, इस तरह से। और ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि टाइम बीतता गया और वो मान बदल जाए। तो वो 1 लीटर है तो वो समय के साथ 1 लीटर हमेशा 1 लीटर ही रहना चाहिए। इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। दोबारा बनाने का मतलब ये है कि भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक बार 1 मीटर बना और उसके बाद उसको कोई नहीं बना पाया, ऐसा नहीं होता। इसे दोबारा भी बनाया जा सकता है, इसे क्लोनिंग की जा सकती है। इस पर ताप दाब और भौतिक अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज ठंड है तो 1 लीटर बदल गया, या आज गर्मी है तो 1 मीटर जो है उसकी लंबाई 1 मीटर जो पहले कल थी और आज थी जो उसमें चेंज आ गया, ऐसा नहीं होता। भौतिक अवस्थाओं से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये आसानी से सुलभ होना चाहिए। आसानी से सुलभ होने का मतलब ये है
कि 1 मीटर नापने के लिए मुझे किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। 1 मीटर का स्केल मेरे घर पे है तो मैं मेजर कर सकता हूँ। मुझे 1 लीटर नापना है तो उसके लिए मेरे को किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सभी के पास में होना चाहिए, वो हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो वो इसका अर्थ है। थोड़ा सा मात्रकों की विशेषताओं में हम देखते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है भौतिक राशियों के प्रकार। जो हम भौतिक राशियां पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब यहाँ पर ये है कि वो डिपेंडेंस कैसी है उनकी। तो हम यहाँ दो तरह से लेते हैं, एक होता है मूल भौतिक राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां मूलतः दो प्रकार की हैं, एक होती है मूल भौतिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो अब ये मूल भौतिक राशियां कौन सी हैं और ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी हैं, इसके बारे में हम जरा देखते हैं। तो देखो, मूल भौतिक राशियां हम किन्हें कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मापने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी वो भौतिक राशियां जो स्वयं पर निर्भर करती हैं और वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो स्वतंत्र होती हैं, उनको हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। अब आप कहोगे कि इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 मूल भौतिक राशियां ली गई हैं और 2 पूरक भौतिक राशियां ली गई हैं। दोनों बताता हूँ अभी। ये मूल भौतिक राशियां कौन सी मानी गई हैं। जैसे जैसे हमने आगे स्टडी बढ़ाई वैसे वैसे हमें मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, तो हमने उसी हिसाब से आगे भौतिक राशियों को बढ़ाया। देखो, शुरू में क्या था कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें मेनली लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन भौतिक राशियों का पुराने टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। जब हमें विद्युत धारा और विभवांतर और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह वगैरह के बारे में पता चला, तो हमने फिर एक नई भौतिक राशि इंट्रोड्यूस कर दी, उसमें विद्युत धारा। फिर उसके बाद में ताप का अध्ययन किया हमने, तो जितना भी थर्मोडायनेमिक हमने पढ़ा उसमें हम ताप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने एक नई भौतिक राशि ताप भी इसमें इंक्लूड कर दी। फिर पदार्थ की मात्रा जो मोल में होती है वो हमने इंक्लूड कर दिया, प्रकाश की तीव्रता। तो इस तरह से ये 2 भौतिक राशियाँ ये कम ही इस्तेमाल होती हैं। ये उस शुरू की 5 भौतिक राशियाँ ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इनकी खासियत क्या बता रहा था मैं कि लंबाई है। लंबाई नापने के लिए सिर्फ लंबाई की ही जरूरत है। लंबाई नापने के लिए आपको बाकी किसी भौतिक राशि की जरूरत नहीं है। इसी तरह से द्रव्यमान को देखो, तो द्रव्यमान नापने के लिए सिर्फ द्रव्यमान की ही जरूरत है। आपको ना लंबाई चाहिए, ना समय चाहिए, ना विद्युत धारा, ना ताप, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। द्रव्यमान इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से समय इंडिपेंडेंट है, विद्युत धारा इंडिपेंडेंट है, ताप इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। मतलब पदार्थ की मात्रा जो मोल में नापी जाती है वो इंडिपेंडेंट है, और प्रकाश की तीव्रता जो कैंडिला में नापी जाती है वो भी स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र भौतिक राशियां होती हैं, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करती। इन्हें हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां कहते हैं। अब जैसे लंबाई है, तो लंबाई जो है इसका जो मात्रक होता है, बहुत सारे मात्रक होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति को एसआई मात्रक बोलते हैं। उसमें लंबाई को मीटर में लिखा जाता है, और लंबाई कहीं भी आएगी तो उसे मैं एल से लिखूंगा, लेंथ। इसी तरह से द्रव्यमान जो है, उस कहीं पर भी अगर किसी भौतिक राशि में द्रव्यमान आएगा तो मैं उसे एम से डिनोट करूंगा, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इसी तरह से समय है, समय को मैं टी से व्यक्त करूंगा। कहीं पर भी मूल भौतिक राशि समय को अगर मुझे व्यक्त करना है तो मैं टी लिखूंगा, बड़ा टी, और इसका मात्रक होता है सेकंड, एसआई पद्धति में। ठीक है। इसी तरह से विद्युत धारा को मैं ए से लिख दूंगा, एम्पियर में नापा जाता है इसको। ताप को मैं के से लिख दूंगा, इसे केल्विन में नापा जाता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ठीक है। फारेनहाइट में भी नापते हैं, जैसे हमारे शरीर का तापमान हम नापते हैं तो फारेनहाइट में नापते हैं। इसी तरह से पदार्थ की मात्रा, ये दोनों चीज़ें जो है वो कम इस्तेमाल होती हैं, तो इन पे सिर्फ आपको पढ़ना ही है। तो पदार्थ की मात्रा जो मोल से लिखूंगा मैं, और इसका मात्रक मोल ही होता है। ऐसे ही प्रकाश की तीव्रता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता कैंडिला में नापी जाती है, जो कि हम कभी नहीं नापते अपने रूटीन लाइफ के अंदर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारी की सारी 7 मूल भौतिक राशियां, ये इंडिपेंडेंट है। इनको ज्ञात करने के लिए आपको अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद में आता है पूरक भौतिक राशियां। अब जैसे मूल भौतिक राशियां वैसे ही पूरक भौतिक राशियों में खासियत ये है कि इन भौतिक राशियों के मात्रक तो हैं,
लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि इनके कोई विमाएं नहीं होती, तो इनको पूरक भौतिक राशियों में जोड़ा रखा गया। अब ये एक तो इसमें से होता है द्विविमीय कोण, ये तो आप पढ़ते आए हो अभी तक गणित के अंदर, आपने देखा है दो सरल रेखाएं, एक सरल रेखा ये है, दूसरी सरल रेखा ये है, जब ये एक बिंदु पर मिलती है तो इन दोनों सरल रेखाओं के बीच में ये जो झुकाव है, जिसको हम कभी लिखते हैं 30 डिग्री है, 50 डिग्री है या 100 डिग्री है, जितना भी है हम इस तरह से जब लिखते हैं, तो ये जो होता है ये द्विविमीय कोण होता है। इसको एक तल पर नापा जाता है, इसलिए इसे एक तलीय कोण भी कहते हैं, और इसको रेडियन में नापा जाता है। रेडियन हम देखा होगा ना, पाई रेडियन, हम कहते हैं कि ये देखो एक सरल रेखा है, तो इस बिंदु पर ये कितना कोण बना, ये पाई रेडियन कोण बना रही है, ठीक है। इसी तरह से दो सरल रेखाएं लंबवत है, तो यहाँ पर π/2 रेडियन कोण बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से 45 डिग्री का जो कोण होता है वो π/4 रेडियन होता है ना। तो कोई भी डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है, जैसे आपके पास में मान लीजिए 90 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, π/180 से गुणा कर दोगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। तो ये देखो π/2 रेडियन हो गया, है ना। तो द्विविमीय कोण के बारे में तो हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। दूसरा जो पूरक भौतिक राशि है वो क्या है इसमें, वो है त्रिविमीय कोण। त्रिविमीय कोण क्या होता है, 3 डायमेंशनल एंगल क्या होता है। त्रिविमीय कोण को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास में मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है। ये गोला अपने सेंटर पे जो कोण बनाता है, ये गोला अपने सेंटर पर जो कोण बनाता है, उस कोण को हम त्रिविमीय कोण कहते हैं। जैसे कोण है, शंकु जिसको बोलते हैं हम, ये शंकु जो है ये अपने इस ओरिजिन पर यानी अपने जन्म स्थान वाले बिंदु पर जो कोण बनाता है, इस कोण को हम त्रिविमीय कोण कहते हैं। तो त्रिविमीय कोण को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं ठोस कोण, इसको हम ठोस कोण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो बुक में इसके लिए ये दिखा भी रखा है, ये देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो दो सरल रेखाओं के बीच में ये कोण है, ठीक है। इस कोण को तो हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय कोण। और ये देखो इतना बड़ा एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा इस बिंदु पर जो ये कोण बना रहा है, ये त्रिविमीय कोण कहलाता है। तो त्रिविमीय कोण को जो हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और ये जो द्विविमीय कोण है इसको हम थीटा से व्यक्त करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको आगे चल के पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरक भौतिक राशियां। तो अभी हमने दो राशियां पढ़ी, एक मूल भौतिक राशियां, ये हमें याद करनी है सातों के सातों, ठीक है। और पूरक भौतिक राशियां दो हो गई, द्विविमीय कोण और त्रिविमीय कोण। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये तो मूल भौतिक राशियां हो गई। अब दूसरा क्या था, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये देखो दो बातें बताई थी ना, एक बताया था मूल भौतिक राशियां और दूसरा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है डिराइव करना। तो मूल भौतिक राशियों का मतलब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मतलब क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मतलब होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको डिराइव करते हैं हम, जिनके फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएंगे, अब भौतिक राशियों के फॉर्मूलाज आएंगे। तो शुरू में हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने लेसन के, मैंने कहा था कि भौतिकी के नियमों को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों का इस्तेमाल करते हैं और उनके आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अब वो चीज़ ये आ गई कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो है वो संबंध स्थापित करके बनाई जाती हैं। जैसे ये भौतिक राशियां है ना, मूल भौतिक राशियां, इनमें आपस में संबंध स्थापित करेंगे और उससे जो नई भौतिक राशि बनेगी उसको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशि की, ध्यान से देखो आप। वे भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब इनके सूत्र बनते हैं, ठीक है। तो सूत्र में तो दो या दो से अधिक भौतिक राशियां होंगी तभी सूत्र बनेगा, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अगर पूरक को छोड़ दें हम मूल के बाद में, तो बाकी सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां ही होते हैं। अब ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं। जैसे चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ये बन गया ना। अब देखो दूरी क्या है, लंबाई से नापी जाती है, समय से नापा जाता है। तो दो भौतिक राशियों पर निर्भर करेगी, इसलिए चाल क्या होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। इसी तरह से बल का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा, तो ये भी क्या होगा, द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और त्वरण पर भी निर्भर करता है। तो ये भी क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। इसी तरह से त्वरण भी देखो आप, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब इसमें वेग भी चाहिए आपको और समय भी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण भी एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। इस तरह से संवेग देखो, संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग भी क्या होगी, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इस तरह से असंख्य व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं जो हम लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन इनको समझने के लिए आपको
इनके सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो सूत्र जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको याद होते जाएंगे, क्योंकि इन सूत्रों का आगे पूरे पूरे लेसन है उसमें ये सूत्र आएंगे। तो आप पहले से याद कर लोगे तो ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। तो इस तरह से ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हम ये देखते हैं मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियों से मतलब क्या है? मात्रक तो हमने देख लिया था। मात्रक किसे कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की निश्चित मात्रा को मानक मानकर उसे नाम दे दिया जाता है, जिसे हम उसका मात्रक कहते हैं। अब मात्रक की पद्धतियों से क्या मतलब है? मात्रक की पद्धतियों से मतलब ये है कि मान लीजिए आप व्युत्पन्न भौतिक राशि नाप रहे हो। जैसे आप मान लीजिए आप नाप रहे हो, आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप चाल नाप रहे हो। चाल, तो चाल क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब एक बच्चा दूरी को तो लेता है किलोमीटर में और समय को क्या लेता है? वो आवर में लेता है। तो किलोमीटर पर आवर, तो आपने पढ़ा होगा कि चाल किलोमीटर पर आवर में भी होती है ना। तो एक बच्चा तो इस तरह से ले रहा है। अब दूसरा ही बच्चा जो है दूरी को तो लेता है मीटर में और समय को लेता है सेकंड में। तो आपने देखा होगा मीटर प्रति सेकंड में भी चाल को नापा जाता है। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर कि अब भौतिक राशियों को जब हम लंबाई, द्रव्यमान और समय और इन सब को एक साथ मान लीजिए किसी सूत्र में आ रही हैं, तो फिर क्या किस लंबाई को किस में लें, समय को किस में लें और द्रव्यमान को किस में लें, ताप को किस में लें, विद्युत धारा को किस में लें, इस तरह से फिर क्या होता है वहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए इसकी कन्वीनियंस यानी सुविधा के लिए यहाँ पर शुरुआत के अंदर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जब सिर्फ 3 भौतिक राशियों को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तो उसके आधार पर 3 मात्रक पद्धतियां बनाई गई। कौन कौन सी? एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड यानी जो मात्रक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया उसने। तो अब फुट का मतलब क्या है? लंबाई फुट में नापो, द्रव्यमान पाउंड में नापो और समय सेकंड में नापो। पाउंड कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ नहीं करते पाउंड को, हम तो ग्राम या किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो जब आप दुकान पे केक लेने जाते हो तो वो केक कहता है 2 पाउंड का, 3 पाउंड का, तो वो आपको पाउंड में बताता है। तो 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड 453.6 ग्राम का होता है, यानी लगभग समझ लो आधा किलो के लगभग, आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है 1 पाउंड। तो ये एक पद्धति है जिसमें फुट पाउंड, इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेज इसको इस्तेमाल करते थे। फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस पद्धति होती है ये। ठीक है, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो जब लंबाई के साथ अगर द्रव्यमान आ रहा है तो द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे और द्रव्यमान के साथ अगर समय भी जरूरत पड़ रही है तो उसको सेकंड में लिखेंगे। तो ये होगी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सीजीएस पद्धति होगी। तीसरा एमकेएस पद्धति। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। तो इस तरह से आपने देखा ये 3 मात्रक पद्धतियां शुरू में चलती थी, लेकिन उसके बाद में जब पता चला कि ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, ये 4 अन्य मूल भौतिक राशियां और हैं जिनको हमें सूत्र बनाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 3 पद्धतियां थी इसके अलावा एक चौथी पद्धति और बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में जो उन्होंने ग्रुप बनाया कि कौन सी भौतिक राशि का कौन सा मात्रक लोगे, अपनी मर्जी से नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि इसमें ये 3 तो एज इट इज ले लो, मीटर किलोग्राम सेकंड जो एमकेएस वाला है वही का वही ले लो इसमें। तो ठीक है, उसके अलावा जो ताप को आपको नापना है तो ताप आप केल्विन में नापोगे, विद्युत धारा नापना है तो विद्युत धारा एम्पियर में नापोगे, पदार्थ की मात्रा आप मोल में नापोगे और प्रकाश की तीव्रता को कैंडिला में। ये तो बहुत कम इस्तेमाल होती है। आप इन दो चीज़ों को देखो कि आप ताप को केल्विन में नापोगे और विद्युत धारा को एम्पियर में नापोगे। ठीक है, तो ये एसआई मात्रक पद्धति होगी। तो एसआई मात्रक पद्धति ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है फिजिक्स के अंदर। इस टाइम आप जितना भी देखोगे आपको मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन और एम्पियर ही मिलेगा। ठीक है, ये होती है मात्रक पद्धतियां। इसमें सिर्फ आपको ये याद करना है एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। नाम से पता चल रहा है फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, और एसआई पद्धति में वही एमकेएस है, 2 नहीं है, केल्विन और एम्पियर, केल्विन टेम्परेचर और एम्पियर करंट का होगा। तो ये बताया है इसके बारे में। फिर उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर मैं आप एक चीज़ बताता हूँ, एक उदाहरण देखो। बल है, बल एक भौतिक राशि जो है, व्युत्पन्न भौतिक राशि, एमकेएस पद्धति हो या एसआई पद्धति हो, तो अब इसको बल को किस में लिखते हैं हम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आप कहोगे कि कैसे लिखा है इसको, तो ये अभी आपको मैं बताऊंगा कि हमने ये कैसे लिखा। ठीक है, एमकेएस में हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में लिया है। इसको एक न्यूटन भी बोलते हैं हम।
अब सीजीएस पद्धति में देखो किलोग्राम की जगह क्या लिख दिया हमने, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, सेकंड एज इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम डायन बोलते हैं। तीसरा, उसी बल को अगर हमें एफपीएस में नापना है तो हम क्या करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। देखो फुट लंबाई का फुट में आ गया, पहले सेंटीमीटर था, पहले मीटर था, अब फुट में आ गया, फिर द्रव्यमान पाउंड में आ गया और समय सेकंड में आ गया, तो फुट पाउंड से पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसको पाउंडल बोलते हैं। तो इस तरह से देखा तुमने बल जो है अलग अलग मात्रक पद्धतियों में उसके मात्रक अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर एक देखो, एक चीज़ देखो, ये बहुत बार इस्तेमाल होगा, इसको थोड़ा ध्यान देना कि सेंटी का क्या मतलब होता है। सेंटीमीटर हो या सेंटी कुछ भी हो, सेंटीग्राम भी हो सकता है। सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, यानी बटे में 100 लगा दिया हमने किसी राशि के। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, यानी किसी राशि के बटे में हमने 1000 लगा दिया। माइक्रो बहुत इस्तेमाल होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, यानी किसी राशि की बटे में हमने क्या लगा दिया, 10 लाख लगा दिया। इसी तरह से नैनो 10 की घात -9, पिको 10 की घात -12, ये होते हैं प्रीफिक्स होते हैं ये, ठीक है। इसी तरह से आपने किलोमीटर भी पढ़ा होगा, किलोग्राम भी पढ़ा होगा। तो किलो कुछ नहीं है, किलो तो 10 की घात 3, 10 की घात 3 को हम किलो बोलते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, किलो लीटर भी हो सकता है। तो किलो का मतलब संख्या है और संख्या का मतलब 3 है। तो आपने जैसे जैसे तारीख लिखी जाती थी 2K, 2K का मतलब क्या गया, 2 × 1000 यानी 2000, सन 2000, समझ गए। सन 2000 में क्या लिखा जाता था, डेट में 2K लिखा जाता था। जैसे 25, जैसे कोई भी डेट लिखनी है 15, 10 और 2K लिख देते थे, ठीक है। वो 2K का मतलब क्या होता था, 2 × 1000, क्योंकि K का मतलब किलो, तो 2000 ये होता था। इसी तरह से मेगा, मेगा या मिलियन, मिलियन भी आप पढ़ोगे। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, उसके ज़्यादातर आगे लिखा होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन, एम से डिनोट करते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है 10 की घात 6, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये प्रीफिक्स यूज करते हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान शो करते हैं, ठीक है। ये सभी के आगे लग सकता है, ये ऐसा नहीं है कि लंबाई के आगे ही सेंटी लगेगा। यानी हम जनरली सेंटीमीटर पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि सेंटीमीटर जो है वो सिर्फ लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सेंटी वर्ड जो है किसी के आगे लग सकता है, मिली किसी के भी आगे लग सकता है, माइक्रो किसी के भी आगे लग सकता है, नैनो किसी के भी आगे लग सकता है। मतलब संख्यात्मक मान होते हैं, ये किसी के भी आगे लगाए जा सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं विमाएँ। विमाएँ क्या चीज़ होती हैं, भौतिक राशियों में विमाओं का क्या महत्व है। तो विमाओं को समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि असल में विमाओं की ज़रूरत क्यों है। मान लीजिए कि 3 अलग अलग कंट्री में आपके दोस्त रहते हैं, ठीक है, और किसी कार की स्पीड को वो तीनों अपने अपने हिसाब से मेज़र करते हैं। तो एक रेसिंग कार है जिसकी चाल, यूके में आपका एक दोस्त बैठा है, वो कहता है, वो टीवी में देख रहा है कोई कार रेसिंग को, वो कहता है कि इसकी जो चाल है वो है 1524 फुट प्रति सेकंड। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार 1524 फुट प्रति सेकंड कितना हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपका एक दोस्त जो यूएसए में बैठा है वो कहेगा नहीं नहीं ये तो 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और आपको जो पता है, जनरली हम जो यूज़ करते हैं स्पीड के लिए वो हम यूज़ करते हैं किलोमीटर पर घंटा। आपको पता है कि ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, आप इंडिया में बैठे हो। अब देखो एक ही चीज़ की चाल 3 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। एक कह रहा है 1524, एक कह रहा है 50, एक कह रहा है 180, ठीक है। लेकिन पीछे मात्रक देखो तीनों के अलग अलग हैं, मात्रक यहाँ पर तीनों के अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये फुट क्या है, लंबाई है। तो यहाँ अगर मैं लंबाई को L लिख दूँ और टाइम को क्या लिख दूँ, T लिख दूँ, तो देखो L/T बन रहा है। यहाँ पर मीटर को L लिख दूँ और समय को T लिख दूँ तो L/T बन रहा है। यहाँ किलोमीटर को भी लंबाई L लिख दूँ और घंटे को टाइम T लिख दूँ, तो देखो भौतिक राशि के ऊपर जो घातें हैं वो घातें तीनों, इन तीनों जो आपने मेज़रमेंट लिए हैं उन तीनों में उनकी घात एक जैसी है। देखो जब फुट पर सेकंड में नाप रहा हूँ मैं, तब भी लंबाई की घात कितनी है, लंबाई की घात 1 है,
और अगर उसको मीटर पर सेकंड में नापता हूँ तो भी लंबाई की घात 1 है, और किलोमीटर पर घंटा में नापता हूँ तो भी लंबाई की घात 1 है। इसी तरह से सेकंड, इसमें भी सेकंड है और इसमें घंटा है, तो समय, इसमें समय की घात कितनी है? 1 है। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर इस समय की घात कितनी है? 1 ही है बटे में, और इधर भी इस समय की घात कितनी है? बटे में 1। लेकिन तीनों देखो, ये दोनों सेकंड में है जबकि ये घंटे में है। अब यहाँ से एक चीज़ हमको समझ आती है कि भाई हम किसी भी मात्रक पद्धति में भौतिक राशि का मान लिखें, ये तीनों एक ही मान है, ये तीनों एक ही है। 1524 फुट प्रति सेकंड हो, चाहे 50 मीटर पर सेकंड हो, चाहे 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तीनों एक ही मान है ये, यानी ये बराबर हैं तीनों। अलग अलग पद्धतियों में ये मान लिखे हुए हैं मात्रकों की। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि लंबाई की घात, द्रव्यमान, लंबाई की घात तीनों केस में एक जैसी है, समय की घात तीनों केस में एक जैसी है, यानी ये इस बात से इंडिपेंडेंट है, घातें इस बात से स्वतंत्र है कि हम कौन सी मात्रक पद्धति में मान लिख रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो मूल भौतिक राशि के ऊपर ये जो घात है, इस घात को ही हम विमा बोलते हैं, इस घात को ही हम क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। तो यहाँ देखो लंबाई की घात कितनी है? 1 है। तो हर जगह सेम वो चाल जो है किसी भी पद्धति में नापो, लंबाई की घात कितनी है? 1। लंबाई की घात कितनी है? 1। यानी मूल भौतिक राशि लंबाई जो है चाल में उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। और समय की घात कितनी होती है? समय ये बटे में लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? L1t-1। तो समय की घात कितनी हुई? L1t-1, L1t-1। नीचे से जब ऊपर लाएंगे तो घात प्लस है तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ समय की घात क्या है? तीनों केस में -1 है। इस घात को ही हम विमा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? विमा बोलते हैं। तो ये विमा हम क्यों निकाल रहे हैं? विमा निकालने से हमें एक फ़ायदा हुआ कि हमारे को वो जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि में लंबाई और समय, उनकी घातें आपस में बदलती नहीं है। तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि L1t-1 लिख दिया अब मैंने। अब आप चाहे इसे किसी भी मात्रक पद्धति में इसका मात्रक लिख दो, आप किसी भी मात्रक पद्धति में। आपको लंबाई को उस मात्रक पद्धति में क्या बोलते हैं वो लिखना है, और समय को क्या बोलते हैं वो लिखना है। जैसे चाल के लिए है ना ये, तो जैसे हम SI मात्रक पद्धति बोले तो हम क्या लिख देंगे? चाल की जगह मीटर लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेकंड लिख देंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको CGS में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दिया, घात उसकी वही है, और सेकंड को सेकंड घात। अगर इसे FPS में लिखना चाहिए हम तो हम सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे? फीट, फीट की घात 1 और सेकंड की घात -1। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से किसी भौतिक राशि का किसी भी मात्रक पद्धति में मात्रक लिख सकते हैं। तो इस विमाओं की मदद से हमने ये लिखा, क्योंकि चाल के अंदर लंबाई, द्रव्यमान और समय और जितनी भी भौतिक राशियाँ इसमें आती हैं, उन सब की जो विमाएँ हैं वो हमेशा एक जैसी रहती हैं। वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन सी मात्रक पद्धति इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ से हम इसको परिभाषित करें तो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों में लिखने पर इस पर लगाई गई घातों को विमाएँ कहते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, संवेग का उदाहरण दिया है, तो संवेग में इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान का जो यहाँ पर आपको किलोग्राम में नापा है इसने, ठीक है। तो द्रव्यमान के यहाँ पर यूनिट क्या होगी? मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और वेग का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ये SI पद्धति इस्तेमाल करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो किलोग्राम की घात 1, मीटर की घात 1 और सेकंड की घात -1। ठीक है। अब मैं किलोग्राम जो कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान होता है ना, तो द्रव्यमान को अगर मैं M से लिख दूं, मैंने शुरू में आपको बताई थी ये बात, और ये मीटर लंबाई है, लंबाई को मैं अगर L लिख दूं, और ये समय है, समय को अगर मैं T लिख दूं, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? M1, इसको क्या लिख दूंगा? L, और इसको क्या लिख दूंगा? T। तो ये क्या बन गया? देखो M1 L1 T-1, इस तरह से सिंबल बन गया। ये क्या बन गया? देखो M1 L1 T-1। इसकी जगह क्या लिख दिया? M, इसकी जगह लिख दिया L, इसकी जगह लिख दिया T। M1 L1 T-1। अब देखो संवेग जो भौतिक राशि है उसमें द्रव्यमान की ये घात कितनी है? 1। तो हम बोलेंगे कि संवेग में द्रव्यमान की विमा क्या हो गई? 1 हो गई। संवेग में ये लंबाई है, लंबाई की घात कितनी है? 1। तो हम बोलेंगे लंबाई की विमा कितनी होगी? 1 हो गई। संवेग में समय की घात कितनी है? -1।
तो हम कहेंगे समय की घात कितनी है, -1, तो समय की विमा क्या होगी, -1 होगी। तो इस तरह से आपने संवेग भौतिक राशि में द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों की विमाएं ज्ञात कर ली। ठीक है, अब आप संवेग जो भौतिक राशि है इसको किसी भी मात्रक पद्धति में लिख सकते हो। आपको उसके ऊपर घातें क्या लगानी है, ये लगानी है। ठीक है, तो ये होती है विमाएं, इनको विमा बोलते हैं। और देखते हैं हम इसको देखते हैं, बल है, जैसे बल भौतिक राशि को द्रव्यमान गुणा त्वरण से लिखते हैं हम। इसको किससे लिखते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान का आपने क्या लिख दिया, यूनिट किलोग्राम, त्वरण का क्या लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा कैसे हम निकाल रहे हैं। अभी इस चीज़ के बारे में सब बताऊंगा कि इस त्वरण का हमने ये कैसे लिखा, ये चीज़। ठीक है, तो अब किलोग्राम यानी ये क्या है, द्रव्यमान, तो इसकी जगह m लिख देता हूँ मैं। तो m की घात क्या होगी, 1, तो ये देखो m की घात 1 हो गया। मीटर क्या होता है, लंबाई को l लिखते हैं, तो l के ऊपर लगा दिया घात 1, क्योंकि इसके ऊपर घात 1 है। ऐसे ये सेकंड समय होता है, समय को t से लिखते हैं, तो t के ऊपर घात -2 है, तो यहाँ पर भी -2 लगा दिया, तो क्या बन गया, m1 L1 t -2 बन गया। तो इस तरह से ये जो हमारे पास में एक ये सूत्र बना है, इस सूत्र में देखो द्रव्यमान की विमा कितनी है, 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2। तो बल जो भौतिक राशि है, उस बल वाली भौतिक राशि में द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे बल की विमा 1 और -2, ठीक है ना, हम बोलेंगे बल के अंदर द्रव्यमान, लंबाई व समय की विमाएं 1, 1, -2 होती हैं। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये हमें क्या बताती है कि मात्रक पद्धति बदलने पर भी विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं। यानी आप भौतिक राशि का मान एक से दूसरी मात्रक पद्धति में लिखोगे तो उसकी विमाएं नहीं बदलती, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय पर जो घातें लगती हैं वो नहीं बदलती। अब एक बात और, यहाँ पर चाहे बल हो चाहे संवेग हो, क्योंकि ये सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर कर रहा है, तो हमने यहाँ ताप और पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा वो उन सिंबल्स को यहाँ पर हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम उनको लेंगे तो उनकी घात 0 होगी। जैसे ताप को हम किससे लिखते हैं, केल्विन से, तो K की घात 0 हो गया। विद्युत धारा को A से लिखते हैं, उसकी घात 0 होगी। MOL इसकी घात 0 होगी। कैंडिला CD से लिखते हैं, उसकी घात 0 होगी। तो इसको हमने नहीं लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 मूल भौतिक राशियों के रूप में, घातों के रूप में लिख दिया। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि मात्रक पद्धति बदलने पर विमाएं अपरिवर्तित रहती हैं।